हेलो एंड वेलकम टू द YouTube आर्टिस्ट चैनल। यहाँ पर होगी हर तरह की जानकारी और बहुत सारी रोचक बातें। तो चलिए चलते हैं भारत की ओर। भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ बिना वीजा के नहीं जा सकते भारत के ही लोग। वैसे तो हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर के लिए पहले भारतीयों को परमिट लेनी पड़ती थी, पर विरोध के बाद यहाँ व्यवस्था खत्म हो। मगर देश का एक और राज्य है जहाँ आंतरिक वीजा लेनी पड़ती है, वहाँ भारतीय नहीं घुस सकता। अब इसे हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। पर ऐसा कौन सा राज्य है जहां भारत के ही लोगों को वीजा लेनी पड़ती है? चलिए देखते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। नागालैंड। नागालैंड के बारे में हम कुछ आज खास बात करेंगे। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा एक पहाड़ी इलाका है। सिर्फ दीमापुर ही उसका एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदानी है। यहाँ रेलवे स्टेशन और विमानी सेवाएं उपलब्ध है। पहले दीमापुर आसाम का एक हिस्सा था, मगर नागालैंड को देश के परिवहन से जोड़ने के लिए उसे मैदानी क्षेत्र दीमापुर दे दिया गया। कोलकाता से दीमापुर को जोड़ने के लिए सप्ताह में 3 विमान इंडियन एयरलाइंस की उड़ती हैं। सरकारी वेबसाइट noindia.gov पर नागालैंड के बारे में कई अहम जानकारियां हैं। मसलन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। नागालैंड पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड का राज्य क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर तथा 2001 के जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 19,88,636 असम घाटी की सीमा से जोड़े इलाके के अलावा इस राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है, जो नागालैंड और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा खींच देती है। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं अंगामी, आओ, चांगेसांग, चांग, चियोमानी-गुआंग, कुकी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगताम, सुमी, सीनियर संगचरू, जेलिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधिकांश आ गया था। आजादी के बाद 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल इसका प्रशासन देखने लगे। पहले इसका नाम नगाहिल्स त्वानसांग क्षेत्र था। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ का राज्य दर्जा दे दिया गया। अभी जानते हैं इसके लिए क्यों आंतरिक वीजा लेनी पड़ती है। देश में इस वक्त सिर्फ नागालैंड में ही इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 के तहत यह व्यवस्था एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होने के लिए अनुमति देता था। नौकरी या फिर पर्यटन के लिए पहुंचने वालों को अनुमति लेनी जरूरी है। बताया जाता है कि गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन परमिट सिस्टम जारी किया था और तब से उसकी शुरुआत हो गई। तब नागालैंड क्षेत्र में जड़ी बूटियां और प्राकृतिक औषधियों का प्रमाण बहुत ज्यादा था, जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था। औषधियों पर दूसरों की नजर न पड़े, इसके लिए ब्रिटिश शासन ने नागालैंड के हिस्से में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की थी, ताकि उनका फायदा हो सके, ताकि और इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों से संपर्क न हो सके। आजादी के बाद भी सरकार ने इनर लाइन परमिट को जारी रखा। इसके पीछे तर्क था कि नागा आदिवासियों का रहन सहन, कला, संस्कृति, बोलचाल औरों से अलग है। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी था, ताकि बाहरी लोग यहाँ रहकर उनकी संस्कृति को प्रभावित न कर सकें। अभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में ILP के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि ILP व्यवस्था अपने ही देश में वीजा लेने की तरह है। यह संविधान से भारतीय नागरिकों को मिले अनुच्छेद 14, 15, 19 या फिर 21 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उपाध्याय ने कहा कि नागालैंड में 90% आबादी ईसाई हो चुकी है। नागा आदिवासियों के संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी, मगर अब जब 90%
भारतीय आबादी वहाँ की ईसाई हो चुकी है। सरकार की आधिकारिक भाषा जो अंग्रेजी हो चुकी है। हर गांव में चर्च है। आदिवासी अपने पुराने रीति रिवाजों की जगह चर्चों में ईसाई रीति रिवाज से शादियां कर रहे हैं। तो ऐसे में अब नागाओं के संरक्षण के मकसद से लागू इनलाइन परमिट का कोई औचित्य नहीं रहता। इसीलिए अश्विनी उपाध्याय का आरोप है कि नागालैंड के स्थानीय नेता अलगाववाद की दुकानें चलाने के लिए यह सब चाहते हैं। स्थानीय जनता यहाँ से बाहर के लोगों का संपर्क न कर सके, इसीलिए इनलाइन परमिट के जरिए देश दुनिया नागालैंड को काटने की कोशिश कर रही है। अब मैदानी क्षेत्र दीमापुर में भी राज्य सरकार परमिट सिस्टम लागू करना चाहती है, पर इस पर अभी कोई भी मसले को सुनना नहीं चाहती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद। यह थे कुछ नागालैंड के बारे में रोचक बातें। अभी और हम चर्चा करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में अगले प्रोजेक्ट में। थैंक यू।